फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत बहुत अच्छे तरीके से जो है संपन्न हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्रश्न का लेवल क्या आने वाला है। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था और बिल्कुल उसी के पैटर्न पे जो है प्रश्नों को पूछा गया है। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो बीपीएससी एडीओ का एग्जाम 15 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का जो समाप्त हुआ है उसमें जो है आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का जो पेपर था ये जो है किस लेवल का किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि इस लेवल के ही प्रश्न आएंगे और हूबहू प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्जाम देके आए हैं तो इस क्लास को देख लो। 100% आप मिला लो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। एकदम 100% एक्यूरेटी के साथ आप लोगों को यहाँ पे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप कितना स्कोर किए हैं। टोटल 100 क्वेश्चनों का जो पेपर था उसमें मैथ रीजनिंग में आपका स्कोर कितना है आप यहाँ पे मिला लो। तो ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, हम फटाफट से प्रश्नों के राइट उत्तर के साथ चलेंगे। और आप लोगों से जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि बीपीएससी एडीओ से रिलेटेड जो भी आप लोग का अपडेट होगा सबसे पहले इसी चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है। और साथ में जिनका भी पेपर अभी बाकी है तो बिल्कुल आप लोगों के लिए शाम में 8 पीएम पे हम एक स्पेशल क्लास लाएंगे जिनका पेपर 17 से लेके 21 जो है अप्रैल के बीच होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से 14 और आज 15 आज जो है अप्रैल का पेपर हुआ है बिल्कुल उसी के आधार पे आपका पेपर आने वाला है। तो उसी के लिए हम शाम में जो है 8 पीएम पे क्लास रखे हैं, उस क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि यदि किसी संख्या के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की और फिर जो है 20% की कमी की जाती है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये प्रश्न इस टाइप के प्रश्न मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिल्कुल आपको एग्जामिनर पूछ भी दिया। मैंने आप लोगों को बोला था कि मान लो कि आपके पास 100% की कोई जो है संख्या है, मान लेते हैं 100% हमारे पास है। इसने कहा कि उसमें जो है 20% की वृद्धि कर दो, इसमें 20% की वृद्धि अर्थात 100 में 20% की वृद्धि हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 120। बात क्लियर, आप समझते चलिएगा। कोई सामान 100 रुपये का था वो 120 रुपया कब होगा, जब इसमें 100 रुपया का हम इंक्रीज 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसने कहा कि फिर 20% की कमी कर दो। अब 100 में डायरेक्ट जोड़ोगे क्योंकि 100 का प्रतिशत जितना निकालोगे 20% 20 होता है, 30% 30 होता है, तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। पर अब 20% की कमी करना है तो यहाँ से डायरेक्ट 20% कमी करोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, 20% की कमी करना है अर्थात 120 का 20% का कमी करना है अर्थात 100 वाली सामान को आपको कितने में बेचना होगा, 80 में। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 8 96, अर्थात वह जो है वैल्यू कितना हो रहा है, 96 हो जा रहा है। हमारा वैल्यू पहले कितना था 100, अब कितना हो रहा है 96, अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है। कितना घट रहा है, -4, अर्थात 100 में से 96 घटेगा 4, अर्थात यहाँ पे हानि हो जाएगा। 100 से कम हुआ है 96, इसलिए ये 4% का हम कहेंगे हानि। हमारे 100 रुपया का सामान 96 रुपया में बेचा जा रहा है तो हानि हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना था। अगला प्रश्न दूसरा आप लोगों से पूछा गया था, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के प्रश्न बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न कि 16,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होने वाला है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया था। अब बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताएंगे सभी लोग कि आपने क्या लगाया है। ए लगाया है, बी लगाया है, सी लगाया है या डी लगाया है। जो भी लगाया है आप यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके दो तरीके आप कर सकते हो। सबसे पहला तरीका हो सकता है, पहले तो 5%, फिर 5% का 5% निकालना पड़ेगा आपको। 5 का 5% निकाल के 5 में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 5% निकाल लो तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25, अर्थात 0.25, अर्थात ये 5 और एक 5, 5 5 10 हो जाएगा।
10.25% होगा। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। 2 वर्ष का हमें निकालना। पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष भी 5% होगा, पर 5% का 5% निकालना पड़ेगा क्योंकि ब्याज का भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, अर्थात 10.25% आपके वैल्यू निकालने हैं। कितने का? 16,000 का 10.25% निकाल लो। पॉइंट हटाओगे यहाँ से 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 के पहाड़े में 5 दूना के 10 और 5 पचे 25, ये 5 के पहाड़े में 2 मर्द में, ये 2 के पहाड़े में 8 मर्द में। यहाँ से 8 पचे 40 के जीरो, यहाँ पे 4, 8 दूना 16, 1640 रुपया का ब्याज लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल था, आप आसानी से कर सकते थे, बिल्कुल ही सिंपल था। मुझे लगता है कि आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि जो है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इसका परिमाप 64 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैंने क्षेत्रमिति के फॉर्मूले आपको लिखवाया था और बताया था कि क्षेत्रमिति से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि पूछ लिया गया है। बहुत इजी है, आप कर सकते थे। इसने कहा एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, तो आपको मैंने बताया कि हमेशा ही इसको मानना पड़ेगा आपको। 5x और 3x मान लो। आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई है 5x और चौड़ाई है 3x। तो अब इसने कहा इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल, एल का वैल्यू 5x, अब b का वैल्यू 3x। 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो रहा है? 64। ये 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? 32। 3 और 5 जोड़ोगे 8x बराबर ये हो जाएगा 32। ये 8 काट दो, कितना हो जाएगा? 4, यानी कि x का वैल्यू मिल गया 4। अर्थात हम जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 5 में 4 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, और 3 में 4 से गुणा करेंगे, 3 चौका 12। अर्थात हमें लंबाई मिल गया 20 और चौड़ाई मिल गया 12। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। आयत का क्षेत्रफल गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 20 और चौड़ाई है 12, तो 12 दूना 24। आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा गया था। देखिए मैंने बताया था कि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछेगा। 15 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर सकती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? देखिए एक यहाँ पे आप समझोगे, ये ट्रेन है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को पार कराना है, अर्थात ट्रेन को पार करना है, तो ये प्लेटफॉर्म की भी दूरी और ट्रेन की दूरी दोनों जब पूरा पार होगा तब जाके ये पूरा पार कहलाएगा। तो अर्थात यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो फॉर्मूला होता है। स्पीड कितना है हमारे पास? 90, पर यहाँ पे किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में, अर्थात हमें यहाँ पे इसको भी लाना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो इससे हम गुणा कर देंगे 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। डिस्टेंस कितना है? 500। ये तो हो गया रेलगाड़ी का, और प्लेटफॉर्म का हमें पता नहीं है, तो प्लेटफॉर्म का मान लेते हैं x। टोटल दूरी हो जाएगा बट्टा समय, टोटल कितना लगा है? 40 सेकंड। अब इसी को सॉल्व कर दो। 18 × 95, 5 × 5 = 25, 25 में ये तिरछा तिरछी गुणा कर दो 40 से, 25 चौका 100, कितना हो गया? 1000, और ये हो जाएगा 500 इधर आएगा। ये जो 500 दिख रहा है, ये 500 + x है, तो 500 इधर आएगा, तो माइनस का 500 हो जाएगा बराबर x। तो ये 1000 में से 500 घटेगा, 500 ही तो बचेगा, यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो भी 500 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लगा के आए हैं तो आपने बिल्कुल सही बनाया है, किसी तरीके के आपने गलती नहीं किया हुआ है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, पूछा गया था कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a + b + c का मान जो है क्या होने वाला है? a + b + c/c का मान जो है आप लोगों से पूछा गया था।
फिर कह रहा हूं कि जिनका भी अगर पेपर बाकी है, जो मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में अभी गए नहीं है, जिनको 17 से लेके 21 के बीच जाना है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए जिस तरीके से प्रश्न आज पूछे गए हैं उसी के आधार पे शाम में 8 PM पे एक ऐसा क्लास आएगा जहां से आप देखोगे कि सिलेक्शन वाला जो प्रश्न है, जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जा रहा है बीपीएससी एडीओ में, मैं उन सारे ही टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व कराऊंगा जहां से आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले देखोगे अगर कोई कहेगा कि यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकालो, तो आप निकाल सकते हो। आपने पढ़ा होगा, बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, आपको बताया गया कि जो ए है इसके बट्टा वाला वैल्यू होता है, अर्थात ए बराबर यहाँ पे मिल जाएगा 3, बी बराबर मिल जाएगा 4 और सी बराबर मिल जाएगा 7। हम यहाँ से निकालना किसको चाह रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में सी, तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 7, प्लस प्लस तो खत्म हो गया। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, रखना है सी का वैल्यू 7, 7 7 14 बट्टा 7, अर्थात कट के आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। जिन्होंने ए को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, श्रेणी को पूरा करें। श्रेणी को क्या करना था, पूरा करना था। इस तरीके का एक प्रश्न आप लोगों को श्रेणी क्रम से पूछा गया था और मुझे लगता है सभी लोगों ने बना लिया होगा ऐसे पैटर्न में। अब देखो यहाँ से 5 से 11 लिखा है, 5 में कितना जोड़ेंगे 6, तो 11 हो जाएगा। 11 से 23 कितना जोड़ा गया है 12, 23 से 47 कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 24, और 47 से 45 95 लिखा है, अर्थात यहाँ पे 48 जोड़ा गया है। आप देख लो 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, हर बार 2 गुना किया गया है, तो हम भी 2 गुना करेंगे, 48 दूना 96 जोड़ देते हैं यहाँ से, तो 6 5 11, 9 9 18, 1 19, 191 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था रीजनिंग में, 7वां नंबर प्रश्न जो है कि यदि कश्मीर को ये लिखा जाता है तो रिमशक को क्या लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से था, आप लोगों का पूछा गया। मैंने कल शाम में ही बताया था, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और बिल्कुल वही हुआ। जिनका आगे एग्जाम होना है, बिल्कुल आप कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न सबसे ज्यादा रीजनिंग में पूछा गया था, ठीक है। नहीं तो आप शाम में 8 PM पे आ जाइएगा, बिल्कुल आपको क्लासेज में अच्छे तरीके से आपको हर एक प्रश्न बता दिया जाएगा जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। समझिएगा, मैंने देखा कि होता है 11 पेपर, यहाँ पे लिखा है 8 भाई साहब, ये होता है 1 पेपर, यहाँ पे तो लिखा है 11, ये होता है 19 पे, यहाँ पे तो 19 भी नहीं लिखा है, मतलब लॉजिक ये वाला तो नहीं है। हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है, यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 और 1 7, सही है, 2 2 4 2 6 1 7, 7 अक्षर तो दिख रहा है और इधर भी 7 अक्षर दिख रहा है, अर्थात हमारा काम बन सकता है। अच्छा जी, काम क्या बन सकता है, आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे आर का कोड कौन सा है, यहाँ से निकालो, सबसे लास्ट में आर क्या है 5, आई का कोड क्या है, आई का कोड चेक करो, यहाँ से निकालो 7, 5 7, ये तो गलत। एम का कोड कितना है, एम का कोड निकालो इधर से, कितना है 2, 2 हो गया, यहाँ पे 4 लिख दिया, बिल्कुल गलत। उसके बाद से एस, एस का कोड कितना है, एस का कोड यहाँ पे देखो कितना है आपका 1, इसका कोड 1 दिखाई दे रहा है, इसका कोड यहाँ पे तो एच लिखा है, एच का कोड 4 है ना, फिर यहाँ पे लिख रहा है भाई साहब 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, अर्थात अगर हम 4 को यहाँ पे लिख देते हैं, किसका कोड हमने तो लिखा है किसका, एस का, तो बचा हुआ एम, एम का कोड कितना है, फिर से एम का कोड हमें पता करना है, तो कहाँ जाएंगे, एम, एम यहाँ पे देख लो, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एम। भाई साहब एम का तो रख लिया गया है ना, हमने तो उल्टा रख रहा है, आर हो गया, आई हो गया, एम हो गया, एस हो गया, एच का रखना है ना, एच, एच का कोड यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा आपका,
एच का कोड कितना हो रहा है आपका? तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो है 2 2 4 5वां अक्षर देखना है हमें। क्या आ जाएगा यहाँ से? एच का कोड 1 हो जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 8 आ गया, बिल्कुल गलत। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था कि विषम शब्द को चुनना था। आपको विषम शब्द जो है इसमें चुनना था। आपका जो है 4 ऑप्शन दिया गया था और 4 में से 3 एक जैसे थे और एक अलग था, अलग वाला ही आपका राइट उत्तर था। तो आपने कौन सा लगाया? आप कौन से उत्तर के साथ गए थे? तो देखिएगा, ये घड़ी में समय देखा जाता है, थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं, एनेमोमीटर से हवा की गति मापते हैं, स्केल से भार को मापते हैं। इसमें कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? तो देखिए, घड़ी में हम समय को बिल्कुल मेजर करते हैं, थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं, एमिनोमीटर से हवा की गति मापते हैं, पर स्केल से भार को नहीं मापा जाता है। बिल्कुल हमारा जो है अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया था आप लोगों से कि रक्त संबंधित प्रश्न था कि एक पुरुष का जो है परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला कह रही, अर्थात महिला खुद अपने आप को समझो कि आप महिला हो, आप किसी दूसरे पुरुष के बारे में कह रहे हो कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी पत्नी, ये जो आदमी है इसकी कोई पत्नी है, पत्नी मेरी माँ की, इसकी माँ की इकलौती बेटी है, इसकी माँ की इकलौती बेटी है, इसकी पत्नी मेरी माँ की, अर्थात ये जो व्यक्ति है, लड़की है, इसकी माँ कोई होंगी, माँ की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी अर्थात अपनी माँ की इकलौती बेटी यदि खुद की कह रही है, भाई साहब ये खुद ही है यहाँ पे, तो वह पुरुष उस महिला से, ये महिला के पुरुष कौन लग रहा है? तो भाई साहब पति है महिला का, वह अपने आप को ही कह रही है। बिल्कुल घुमाया गया था आप लोगों को, कोई यहाँ पे जो है हार्ड प्रश्न नहीं था, पर घुमाया था, आप लोग को घुमाया था। थोड़े से अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो प्रश्न गलत करके आ जाइएगा, ठीक है? तो आपको ध्यान पूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है और सही उत्तर तब भी मिल पाएगा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर जो है उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और दिशा में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया था। आप देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिशा अगर मालूम है तो आप कर सकते हो आसानी से। मैंने आपको दिशा बताया था कि आपके दिशा क्या थे, उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये आपका पश्चिम दिशा था। इसने कहा है कि पश्चिम में 4 किलोमीटर, आप यहाँ पे अगर हो तो पश्चिम जाओगे अर्थात इधर जाओगे 4 किलोमीटर, फिर जो है उत्तर के तरफ, उत्तर अर्थात ऊपर की तरफ कितना चलना है? 3 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे? तो आप देखो ये तो कर्ण बन जाएगा, तो 3 और 4 अर्थात ये आएगा 5। आप कर्ण जानते हो, पाइथागोरस के प्रमेय, कर्ण बराबर होता है लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 किलोमीटर दूरी पे है। ये तो दोनों गलत। अब कौन सा दिशा है आप देख लो, ये वाला दिशा देख लो, ये कौन सा दिशा है? उत्तर, और ये है पश्चिम, उत्तर पश्चिम। आप देख लो उत्तर पश्चिम आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, यही राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था रीजनिंग के प्रश्न की, यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2024 ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा 124 में 4 से, अर्थात ये लीप वर्ष है। ये क्या है? लीप वर्ष है। तो इसमें क्या होता है लीप वर्ष में कि जो है +2 किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो उसमें सोमवार में 2 प्लस कर दो, सोमवार के बाद से मंगलवार और मंगलवार के बाद से बुधवार, जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर साधारण वर्ष होता, अगर 2023 होता या 2025 या 2026 जिसमें 4 से भाग नहीं लगता, तो उसमें 1 प्लस किया जाता है, ठीक है? यही आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको? लुप्त संख्या ज्ञात करना, अर्थात जो है श्रृंखला श्रेणी का एक और प्रश्न पूछा गया था, अगला पद बताना था, इस तरीके का करके आपके प्रश्न थे, जिसमें पूछा गया था कि 2 का संबंध 5 से है,
5 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार 30 का संबंध 68 से है, तो अगला पद जो है हमें बताना था। अब ये कौन से लॉजिक से लगाया गया है ये हमें यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना पड़ेगा, तो ही ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो। 2 से 10 पे जाना है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 8 प्लस कर दिया, 10 से 20 पे 30 पे जाना है अर्थात 20 जोड़ दिया, 20 से 58 अर्थात कितना जोड़ा गया है 38 जोड़ दिया गया है। कौन सा लॉजिक लगाया गया है आप यहाँ पे समझोगे, कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगा रहा है, कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे लग नहीं रहा है, यहाँ पे कोई भी लॉजिक यहाँ पे लग नहीं रहा है। हम दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। और लॉजिक क्या हो सकता है, अगर हम 1 का क्यूब करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो 1 का क्यूब 1 और 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर 2 का क्यूब करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, 2 का क्यूब 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, बिल्कुल सही है 10 आ गया। फिर 3 का क्यूब करेंगे और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 9 3 27, 27 में 3 जोड़ेंगे 30। उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68। बिल्कुल हमारा जो है लॉजिक पता चल गया। फिर जो है हम क्या करेंगे, 4 के बाद से 5 का क्यूब करेंगे और 5 जोड़ देंगे, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 25 में 5 जोड़ेंगे 130। मुझे लगता है कि आसानी से आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक कूट भाषा में फ्रैंक को जो है ये लिखा जाता है, तो किटल को जो है क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से प्रश्न पूछा गया था। बताइएगा आपने क्या लगाया हुआ है, आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या लगाया हुआ है, बताएंगे सभी लोग। देखिए सिंपल था, आप सबसे पहले देखो F को जी लिखा हुआ है +1, R को T लिख रहा है मतलब +2, R के बाद 2 जोड़ोगे तो T आता है, I के बाद L लिखा है, I होता है 9 पे, L होता है 12 पे मतलब +3, पहले 1 जोड़ा फिर 2 फिर 3, D होता है 4 पे और H होता है 8 पे मतलब 4 जोड़ दिया, देख रहे हो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, अर्थात 1 2 3 4 ये संख्याओं को जोड़ा गया था। हम भी वही काम कर लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका से। K होता है 11 पे 1 जोड़ेंगे तो L होता है 12 पे, ये तो गलत। E होता है 5 पे 2 जोड़ेंगे तो 7 पे आएगा G। T होता है 20 पे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 जोड़ दो, 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 पे होता है W। अर्थात ये तो दोनों गलती हो जाएंगे, बचा हुआ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें और दाएं से 20वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को बायां और दायां मैंने कल ही बताया था कि प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोगों से एग्जामिनर पूछेगा, आप बेहतर तरीके से इसको तैयार कर लेना। और बिल्कुल आपसे पूछ भी लिया, देखिएगा हमने कल भी बताया था, आज भी बता देता हूं, और आगे आने वाले शिफ्टों में आप लोगों से पूछे जाएंगे जिनका एग्जाम अभी बाकी है। एक पंक्ति में राम यहाँ पे है, ये बाएं से 15वें नंबर पे है, यहाँ पे राम जो है बाएं से 15वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और यही दाहिने से इधर से अगर आ रहे हैं तो राम का जो स्थान है ये हो रहा है 20, इधर से 15 नंबर पे है और इधर से आ रहे हो दाहिने से तो 20 नंबर पे है। तो हम 15 और 20 को जोड़ देंगे तो टोटल इसमें जो है लोग हो जाएंगे 35। पर इसमें गलती हमने ये किया हुआ है कि जो राम है इसको हमने तो बाएं से भी जोड़ा है और दाहिने से, बीच में राम एक ही बार है, पर हमने दाएं से भी जोड़ लिया है बाएं से भी जोड़ लिया है, तो एक माइनस करना पड़ेगा, अर्थात इसमें टोटल लोगों की संख्या जो है 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पासा से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, पूछा था कि पासा यदि एक पासे की 2 स्थिति दी गई हैं और 3 के विपरीत हमें बताना है। पासे की 2 स्थिति दी गई थी हमें, जिसमें यहाँ पे एक पासा जो था उसमें हमें दिखाई दे रहा था 1 2 3 और दूसरा पासा जो था उसमें दिखाई दे रहा था 1 2 4। एक पासा में 1 2 3 दिखाई दे रहा था और एक में 1 2 4 दिखाई दे रहा था, तो 3 का विपरीत कौन सा है।
तीन का विपरीत कौन सा है? तो मैंने पास ही के प्रश्नों को मैंने बताया था आप लोगों से कि दोनों में जो है आप देखोगे कि कौन कॉमन है, तो एक एक कॉमन हो गया, दो दो कॉमन हो गया, तो बचा हुआ जो तीन है ये तीन किसके अपोजिट हो जाएगा? चार का। हमसे पूछा गया था तीन का ही अपोजिट, तो तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा? चार। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया था तो आपने बिल्कुल सही उत्तर लगाया था। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न अब तक हमें मिले थे उसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको जैसे ही मिलते हैं तो अगले तुरंत ही इसके अगले वाले क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो। अगर आपका भी एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है तब तो आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके के आज पेपर में प्रश्न पूछा गया है उसी के आधार पर उन्हीं के महत्वपूर्ण टॉपिकों के जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको शाम में 8 PM पे सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि उस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।